गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आप इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होगी। आगे हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। कल हमने जो है 2 टॉपिक आपको बताया था विस्तार से, जिसमें आपके जीडीपी के बारे में चर्चा हुई थी और जो है कि बेरोजगारी के बारे में चर्चा हुई थी। आज जो है क्वेश्चन फॉर्मेट को पूरा करते हुए कुछ टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड पे है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। ठीक है, इसमें देखिए एक पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है मानव विकास सूचकांक, तीसरा है राजनीतिक स्थिरता और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसमें आपका क्या ऑप्शन जाता है। उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे क्या है प्रति व्यक्ति, क्या है मानव विकास सूचकांक, सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन आपका क्या आता है? बी, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जिन दोस्तों का मानव विकास सूचकांक है वो जो है सही है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मानव विकास सूचकांक से, इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर जो है चर्चा करते हैं। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मार्कर की वजह से थोड़ा सी दिक्कत आ रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन यही होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ। पहला क्वेश्चन ये हो गया, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ठीक, अब देखिए इसमें मानक क्या है। 3 प्रमुख मानक हैं। जीवन प्रत्याशा, जो आपका पहला ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या, कितना, किस देश में लोग कितने समय तक जीते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ पर कितना खर्च कर रही है। अगर मान लीजिए कि वहाँ की एवरेज है, जैसे जापान का मान लीजिए अधिकतम है आपका 80 है। ठीक, या भारत का मान लीजिए सपोज दैट 60 है। इससे क्या पता चलता है कि जिस कंट्री का ज़्यादा है वहाँ पे क्या क्या, एक पर्यावरण अच्छा होगा। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, वहाँ की जो सरकार है वो सार्वजनिक खर्च, मतलब जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे, इन सब चीज़ों पे, मेडिकल खर्च पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तभी वहाँ के लोग ज़्यादा जी रहे हैं मानक। और जिस भी कंट्री का जो है कम है वहाँ पे कम हो रहा है अधिकतर। तब जो अफ्रीका की कंट्री देखेंगे, जो गरीब कंट्री है, जिनकी जीवन प्रत्याशा लो होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे उतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो खुद गरीब है, उन्हें खाने के लिए भी सुविधा नहीं है। तो उसके बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, पहले जब पेट भरा होता है तब आदमी सोचता। वेस्टर्न कंट्री का क्या हुआ, पहले वहाँ पे भी भारत की जैसे ही आप इतिहास जब पढ़ेंगे, पहले जाएंगे तो वहाँ का जो है इतिहास बहुत बर्बर रहा है, भारत के इतिहास से भी ज़्यादा बर्बर रहा है। वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब बोलते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ के इतिहास में सारी घटनाएं बहुत पहले हो चुकी हैं। फिर उन्होंने अपने आप को सुधारा, लोकतांत्रिक चीज़ें आई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उस पर फोकस किया, विकास किया, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आज वो डेवलप हैं, आज चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, उनका पेट भरा हुआ है। ठीक है, भोजन सबसे बेसिक चीज़ होती है,
स्वास्थ्य और शिक्षा भरपूर है, अब वो मानवता के बारे में सोचते हैं, अब वो और नई चीज़ों के आगे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो अभी गरीब कंट्री में ये समस्या है कि पहले भोजन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, परिवार के बारे में सोचते हैं। भारत में क्या सोशल सिक्योरिटी उतनी अच्छी है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो लोग पहले क्या सोचेंगे कि हमको रोज़गार मिले, हाँ हमें भोजन मिले। एक विद्यार्थी के स्तर पे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो पहला ये यूएनडीपी हो गया। दूसरा यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और क्या, इसी में आ जाएगा। यही तो हम बता रहे थे। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और ये प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय या तो आय। ठीक, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की बात यहाँ पे तीन चीज़ों में है, चाहे जीवन प्रत्याशा दे चाहे स्वास्थ्य दे। बाकी शिक्षा, ये प्रति व्यक्ति आय या तो आय, मतलब एक व्यक्ति की कितनी इनकम है। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था कि मान लीजिए 1000 रुपये है और किसी देश में 10 लोग हैं, तो एवरेज इनकम कितना आया, 10 रुपये एक आदमी का। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, अगर शिक्षा का स्तर अच्छा रहेगा, इनकम भी अच्छी है, ठीक है, और स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी है, तो ये अनुमान लगेगा कि वहाँ पे लोगों का जीवन बेहतर है। बेसिक चीज़ें यही है, सबसे पहले हेल्थ होता है। ठीक है, हेल्थ सही रहेगा तब शिक्षा। देखिए आप जब देखेंगे SDG आपको, अच्छी इरेजर, पूरे देश के अगर हम देखेंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या, ठीक, ये एक अनुमान है, इसमें 17 इंडिकेटर हैं। पूरे विश्व के लोगों ने एक मंच पे ये 17 जो है विकास के संकेतक बनाए कि पूरे विश्व में किस पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पे गरीबी रखी गई है, SDG 17 है। ठीक है, उसके अंतर्गत और पार्ट, सब पार्ट हैं। गरीबी है, उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है, महिलाओं का अधिकार है, पर्यावरण है, कानूनी समानता, इस प्रकार 17 जो है पूरे विश्व के बड़े अर्थशास्त्री नेताओं ने जो है नेतृत्व करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 इंडिकेट किया है, सबसे पहले पीछे रखा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जीवन में, किसी के जीवन में सबसे बड़ी और तकलीफ चीज़ क्या होती है, तो गरीबी होती है। गरीबी से बड़ी जीवन में और कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम हो, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर सबसे मेजॉरिटी की बात की जाए कि सबसे जीवन में तकलीफ वाली चीज़ क्या है, गरीबी। ये गरीबी छोटे से बच्चे को भी नहीं पहचानती। साल 2 साल 6 महीने 4 महीने बच्चा भी इससे पीड़ित हो सकता है, मर सकता है। ठीक है, तो इसके बिना आदमी की सारी इच्छाएं, सारे ख्वाब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले स्थान पे रखा है लोगों ने। उसके बाद जब गरीबी दूर होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, भोजन मिलेगा, तो शिक्षा वो नियमित रूप से चली जाएंगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक से आउट हो गए। तो दो क्वेश्चन अब हो गया। पहला क्या यूएनडीपी जारी करता है, दूसरा क्या है, उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ पे है मानव विकास सूचकांक के बारे में कहा गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ठीक है, इसके बारे में भी आपको एक आइडिया लग गया। जीवन प्रत्याशा मतलब कौन कितना जी सकता है। ठीक है, राजनीति की स्थिरता एक अलग टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वानिकी, दूसरा संचार, तीसरा कपड़ा बुनना और चौथा परिवहन। मतलब ये आपका अर्थशास्त्र का ये बेसिक चीज़ है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में हम बताएं। उससे पहले आप लोग इस पे बताएंगे कि क्या ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब आपको अभी बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है अगर आप लोग संचार बता रहे हैं। देखिए इसमें 1 किया जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक। अभी तृतीयक के ही 2 पार्ट हो गए हैं और चतुर्थ और पंचम भी आए हैं, वो रोबोटिक्स वगैरह कंप्यूटर साइंस वगैरह आएगा, लेकिन बेसिक हम यहाँ पे 3 की चर्चा करते हैं, लंबी क्लास करने का, वो तो आगे मेंस वगैरह। प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जो डायरेक्ट हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, वन की आ जाएगा, डायरेक्ट हम प्रकृति से लेते हैं। खनन आ जाएगा, क्या, खनन, मत्स्य, कृषि, ठीक, जो डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त करते हैं। सामान्य सी भाषा में मछली भी डायरेक्ट मिल जाता है, खुदाई भी डायरेक्ट नेचर से मिल जाता है, कृषि की सारी प्रोसेस हो जाती हैं, वन, लकड़ी जो भी है सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सामान्य सी भाषा में वो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम विनिर्माण बनाते हैं। जैसे अब इसमें कपड़ा बुनना, तो ये क्या हो जाए, ये प्राथमिक क्षेत्र से मान लीजिए वो वस्त्र मिल जाएगा, कपास वगैरह प्राथमिक में, और जब उसको हम निर्माण करेंगे, फैक्ट्री में ले जाएंगे, बिनेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा, ठीक है, उसमें इंडस्ट्री वगैरह आ जाएगी, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक में क्या है, तृतीयक में सर्विस चीज़ें आती हैं, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, जो सर्विस दे रहे हैं, जैसे हम आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया। प्राथमिक जिसको हम डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करते हैं, द्वितीयक जो प्राथमिक चीज़ें इसको निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उद्योग वगैरह, और तृतीयक में जो सर्विस देते हैं, बैंकिंग सेक्टर सर्विस दे रहा है, परिवहन दे रहा है, टीचर दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। संचार भी आ जाएगा उसमें, परिवहन उसमें आ जाएगा, कपड़ा बुनना इसमें आ जाएगा, वानिकी इसमें आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेसिक इकोनॉमी है और बेसिक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन पे जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है, ठीक, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो डायरेक्ट मिल रहा है, उत्पादन किया जाता है, तो इसे निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हाँ, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है। यहाँ पूरा आपका बजट सिस्टम आ गया, क्या आ गया आपका, पूरा बजटी सिस्टम आ गया, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन ये फिर से देख लें। ये कहा है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है, इसमें यही सी होगा जो लगाए हैं, हाँ, इसमें खनन की बात कर रहा है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन ये खनन हो गया, ठीक है, और ये माल का मतलब ये उत्पादन हो रहा है, तो इसमें चाहे लोहा उत्पादन हो, जो भी कोयला, सारी चीज़ वो चीज़ें का है, ठीक। वो औद्योगिक में जब निर्माण करेगा, जैसे कपड़ा बना दिया या तो कोई लोहे के कोई सामान बना दिया, स्टील का कोई सामान बना दिया, तो वो चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे वो थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो गया, माल का उत्पादन किया जाता, और ये दिया है ना प्राकृतिक संसाधन, ये हो गया। अगले पे चलते हैं, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा सिस्टम, हम यहाँ पे बजट पूरा पढ़ा देते हैं, मोटी मोटा बजट, जैसे जीडीपी कल बताए थे वैसे पूरा बजट बता देते हैं, ठीक है। टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी आपका हो गया है, नहीं हुआ है, उसमें बताया जाएगा अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है, उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, उसमें कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये डायरेक्ट पूछ लेता है।
वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, अब देखिए इसमें राजस्व और पूंजीगत, राजस्व और पूंजीगत, इसमें दो पार्ट होगा, राजस्व आय और पूंजीगत आय। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए अब क्या है इसमें, समझिए, इसको मिल जाएगा नोट्स में, देख लीजिएगा। राजस्व आय, राजस्व पूंजीगत आय और पूंजीगत। राजस्व आय में मतलब पैसा कहाँ से आएगा, या तो कर से आएगा या तो गैर कर से। कर में क्या हो जाएगा, एक प्रत्यक्ष कर से मिलेगा ना, जैसे डायरेक्ट किसी की इनकम पे टैक्स लगा दिया जाए, कोई पैसा कमा रहा है टैक्स लगता है ना। और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, अब इसको पूरा मिला के क्या कहा गया, इसी को जीएसटी कह दिया गया। ठीक, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। ठीक, मतलब पैसा आने का सरकार के पास साधन है ना, कर से। कर में आपका प्रत्यक्ष कर और गैर प्रत्यक्ष कर। और गैर कर से जैसे शुल्क लगा दिया, जुर्माना लगा दिया है ना, फीस, जुर्माना, समझ रहे हैं। मतलब हमारे पास आने के क्या साधन है, ये पूरे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, बोझिल नहीं लग रहा है ना। सबसे पहला ये राजस्व में, राजस्व आय कहाँ कहाँ से आता है, एक कर से आता है, एक गैर कर से। कर में कहाँ से आएगा, प्रत्यक्ष कर लगाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट को देता है। ठीक, और कुछ लोग जैसे शैम्पू भी लेने जाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, बिस्कुट भी लेने जाते हैं तब भी, बुक कलम कुछ भी लेने जाएंगे वो देंगे, वो अप्रत्यक्ष कर होगा, जीएसटी। हाँ, तो ये आप किसी को नहीं, सब सारा व्यक्ति जो है, भिखारी से लेकर जो है कि उद्योगपति तक सब टैक्स देते हैं। ठीक है, बिना टैक्स के कोई नहीं, सबकी भागीदारी होता है, बस जिसके पास जो है वो देगा। शैम्पू लेने जाएंगे तब भी टैक्स इंक्लूड रहता है, तो गवर्नमेंट खाते में जाता है। और उसके बाद ये गैर कर्म, जैसे शुल्क लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, फीस लग जाता है ना, तो भी गवर्नमेंट खाते में जाता है। गाड़ी पकड़ी गई आपकी, हाँ, तो सब चला गया, ये आय का साधन हो गया। अब पूंजीगत आय भी तो यहाँ से भी आता है, पूंजीगत आय। और राजस्व और पूंजीगत। अब इसके व्यय में, राजस्व में हम देखेंगे, जब सरकार के पास पैसा आ गया, खर्च कहाँ करेगी, खर्च करेगी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सब्सिडी, मतलब जो भी खर्चा करती है सरकार करती है, तो एक तो एक हाथ से पैसा आ रहा है, एक हाथ से जा रहा है। ठीक है, ये राजस्व है। पूंजीगत क्या प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय ऐसा होता है जैसे कहीं निवेश कर दिया जाए, जैसे रोड बनाने के लिए निवेश कर दिया जाए, कोई कंपनी लगा दी जाए, पूंजी लगा दी जाए, वो लंबे समय बाद फायदा दे। ठीक है ना, तो वो पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में जैसे सड़क निर्माण, क्या, सड़क निर्माण, बंदरगाह निर्माण, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें आती हैं जो लंबे दीर्घकालीन में जो है कि वो व्यय करती हैं। यहाँ से जैसे जो बांड, बैंक बांड जारी करते हैं,
हाँ, सरकार ऋण ले रही है, बाहर से ऋण मिल रहा है, आरबीआई से ऋण मिल रहा है, ठीक है, वो सब इसके आय के साधन हो जाते हैं। तो हमने दो बताया बजट में, सरकार के पास पैसा दो जगह से आता है। ऐसा है, बोर्ड भी छोटा है, मार्कर तो बहुत गड़बड़ है, इसलिए आपको थोड़ा सा पैसा आने के दो साधन, एक राजस्व आय और एक ठीक। तो टोटल आय हो गया। अब व्यय क्या होगा? हो सकता है कम क्वेश्चन हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कवर तो हो जाएगा। मतलब एक हाथ से पैसा आ रहा है, एक हाथ से जा रहा है। एक बाप के दो लड़के हैं, एक पूंजीगत है, एक राजस्व है। राजस्व भी पैसा दे रहा है, पूंजीगत भी दे रहा है। एक है कभी कभी देता है, इकट्ठा देता है, और एक हर महीने दे रहा है। अब इनके पास आ गया तो पिताजी को खर्चा भी करना है, किसी की स्कूल की फीस देनी है, हाँ, किसी की इलाज कराना है, किसी का घर बनवाना है। तो जब घर बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, नल लगवा देंगे, तो वो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। लंबे समय बाद जो है कि वो फ़ायदा देगा, ठीक है। और जो राजस्व व्यय होगा वो जैसे शिक्षा में खर्च कर दिए, बीमारी में खर्च कर दिए, हाँ, किसी का पेंशन लगवाने में खर्च कर दिए, तो वो राजस्व व्यय हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। एक हाथ से पैसा आ गया, एक हाथ से गया। और यहाँ पे जो लड़के पैसा दे रहे हैं राजस्व में आएगा। पूंजीगत व्यय में मान लीजिए एक लड़का पूंजीगत है, कभी कभी देता है। इसमें आप बैंक से ले सकते हैं पैसा, आरबीआई से ले सकते हैं, आरबीआई से, बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो देती हैं। और जो सरकार के शेयर होता है, शेयर होता है ना सरकार, जैसे एलआईसी को गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बची है, अब उसके कुछ भाग को बेच के पैसा कमा रही है, ठीक है। शेयर समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए एलआईसी था, एलआईसी में 100% थी, चल रहा था। अब इसने क्या किया कि सरकार को पैसे की ज़रूरत हुई तो इसका 10% या 10 शेयर जो है बेच दिया। अब कोई प्राइवेट आदमी जिसके पास पैसा होगा इसमें पैसा लगाएगा, तो जब ये फ़ायदा कमाएगी तो ये भी फ़ायदा कमाएगा। और शेयर एलआईसी फ़ायदे वाली कंपनी है, इसे सरकार को इतना बेचा तो बहुत सारे पैसे प्राप्त हो गए, ठीक, वो सब उसमें चला जाएगा, ठीक है। वो आरबीआई जो लोन ले लेगा, बैंक से ले लेगा, या जो प्रपत्र होते हैं, ठीक है, वो सब आते हैं। जैसे ड्राफ्ट वगैरह जो भी होते हैं, संधि होती है, ठीक है, लंबे समय बाद गवर्नमेंट का जैसे होता है ना, एक सावधि जमा होता है, फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक में पैसा आप जमा कर देते हैं, हाँ, वो 7 दिन से लेके 10 साल तक होते हैं। उसमें कोई 3 साल, 1 साल, 6 साल, तो बीच में आप नहीं निकाल सकते उसको, जो पक जाएगा तो मिलेगा, उस पर जो ब्याज होगा। एक जमा होता है डिमांड, मांग जमा मतलब हम जमा करें लेकिन मांग लेंगे, जब ज़रूरत होगी तब आपसे मांग लेंगे, तो मांग जमा हो गया। पैसा आप अकाउंट में जमा किए हैं, गए निकाल लिए, मांग जमा हो गया। और सावधि जमा क्या होता है? वो फिक्स है, डिपॉजिट है, वो एक समय के बाद ही निकलेगा, उसको जो ब्याज होगा वो। एक मोटी मोटा फंक्शन समझ में आ गया बजटीय सिस्टम का? कोई डाउट नहीं है? यही इतना समझाने में सिविल वाले 3-4 घंटे ले लेते, तब भी नहीं समझ में आता। तो सरकार के यार ये कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? अब ये सब शब्द आपको समझ में आएंगे, एक एक शब्द। अगर बजट घाटा कहा गया, बजट वही है, बजट अब पिताजी जो बजट कर रहे हैं, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, ठीक, बजट का घाटा हो गया। अगर वो पैसा कम आ रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो घाटा हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत। राजस्व घाटा, राजस्व वाला मतलब दो था ना, एक राजस्व से पूंजीगत। राजस्व घाटा में क्या आएगा? राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व, ठीक, 2 हो गया। अब एक राजकोषीय घाटा, कोषीय घाटा
घाटा कब होगा? जब व्यय इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पूरा बजट सिस्टम इसी में। ब्याज लिख लीजिए, ब्याज भुगतान कर लिख लीजिए, फिर इसको समझ। बजट घाटा मतलब क्या? जितनी प्राप्ति होगी उससे वह अगर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो बजट हो जाएगा। मतलब दोनों से आ रहा है, पूंजीगत से राजस्व आ रहा है, पूंजीगत आ जाएगा, मतलब टोटल की बात, कुल की बात कर। राजस्व घाटा कब होगा? जब राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये टर्म थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, ठीक। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस, दोनों प्राप्तियां होनी चाहिए, राजस्व और पूंजी प्राप्तियां होनी चाहिए ना, क्योंकि व्यय में भी तो दोनों है। लेकिन इसमें गैर ऋण से सृजित पूंजीगत, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं आएगा, मोबाइल साइलेंट रख लिया करिए। गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों में मतलब ऐसा कोई नहीं आएगा जहां सरकार को ऋण देना पड़े, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे सरकार कहीं से अगर पैसा उधार लेती है तो उसको देना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है, ठीक। तो राजकोषीय घाटा में उसको घटा दिया जाता है, उसको नहीं जोड़ा जाता। ऐसी जगह से अगर पैसा ले रही है जहाँ से उसको ऋण देना पड़ रहा है तो वो उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, वो अपना कहीं निवेश की है, जैसे 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी रखी है, पूरा हो गया, उसके बदले पैसा मिल रहा है तो उसमें, मतलब ये शुद्ध घाटा बताता है ना कि बाहर सरकार की कोई देनदारी नहीं है, ना इसमें ऋण जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। जो सरकार का आय है और सरकार का शुद्ध आय और शुद्ध व्यय की बात करता है, ठीक। अब यही राजस्व घाटा में जब ब्याज भुगतान घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा, ठीक। जो ब्याजवाद बचा रहेगा, इस सबसे प्योर इसलिए ये माना, ये लास्ट में अवधारणा आई, ठीक है। तो अब ये आपका पूरा बजट सिस्टम हो गया। अनुच्छेद 112 में है, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, ठीक है। 2 खाते हैं, एक राजस्व खाता है, एक पूंजीगत खाता है, ठीक है। राजस्व में आने के साधन है टैक्स से और नॉन टैक्स से। टैक्स में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, नॉन टैक्स में जैसे जुर्माना, फीस, ये, ठीक। अब पूंजीगत आय में कैसे है? चाहे कहीं से लोन मिल गई या गवर्नमेंट अपनी कोई सिक्योरिटी रखी है या अपना शेयर बेच रही है तो उसको पूंजीगत प्राप्ति होगी। राजस्व व्यय में क्या है? राजस्व व्यय में जैसे पेंशन पे खर्च कर दे, सामाजिक सुरक्षा पे खर्च कर दे, शिक्षा पे खर्च कर दे, राजस्व व्यय हो गया। पूंजीगत व्यय में बंदरगाह, सड़क, रेल, जो दीर्घकालीन गवर्नमेंट को फ़ायदा देना, बस इतना फंक्शन है, ठीक। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति या राजस्व घाटा हो जाएगा। बजट कुल प्राप्ति या कुल व्यय वो बजटीय घाटा हो जाएगा। इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो इसमें बहुत दिमाग प्रेशर नहीं देखना कैसा टर्म्स है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक। तो इसको 2-3 बार जब देख लेंगे तो वो, क्योंकि समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट टर्म्स नहीं। जैसे बस इतना पूछा इसमें, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा। इसमें ऑप्शन में बजट घाटा भी हो सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे आपका राजकोषीय घाटा माना है। राजकोषीय घाटा का पूरा वर्णन इसने नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन में आपका जो है राजकोषीय घाटा सही माना गया है इस वाले में आपका।
आगे चलें। आज आपको हमने क्या क्या बताया? पहला क्वेश्चन था यूएनडीपी, ठीक है, उसके बारे में तीन इंडिकेटर थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिव्यक्ता। उसके बाद मैंने आपको पूरा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र बता दिया। प्राथमिक क्षेत्र में जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, चाहे प्रकृति से मछली मारना हो, चाहे खनन करना हो, उससे हमने 2 क्वेश्चन बचाएँ। और तृतीयक क्षेत्र में संचार आ जाएगा, परिवहन आएगा। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक इंडस्ट्री वगैरह आ जाएंगी। तीसरी चीज़ हमने बताया बजट। बजट में अनुच्छेद 112 बताया, 112 में राजकोषीय घाटा आया, बजटीय घाटा बताया, सारी चीज़ें बताई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अगले क्वेश्चन पे ये आ गया आपका करंट। अगर आज समय रहा तो आज आरबीआई का पूरा फंक्शन बता देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन लगा है। जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य में लागू नहीं किया गया था। मतलब किस राज्य ने इसको लागू नहीं किया था? पश्चिम बंगाल राज्य ने इसको लागू नहीं किया था। ठीक है, अभी मई तक अगर हम देखेंगे तो इसको दिल्ली ने भी लागू नहीं किया है। ठीक, ये यहाँ की गवर्नमेंट अपना अलग अलग स्कीम चला रही है, थोड़ा प्रतिद्वंदिता है, लेकिन हम स्कीम ठीक है। हाँ, ये आयुष्मान भारत योजना का अभी डेट तो नहीं ध्यान। इसका उद्देश्य ये है कि प्रति परिवार जो है कि 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा योजना। हालांकि इम्प्लीमेंट शुरू में हुआ, कोविड के बाद में कम हो गया है, क्योंकि कहीं अस्पतालों में है नहीं, लोग जा रहे हैं तो बंद कर दिया। कोविड में इतने ज़्यादा केस आयुष्मान कार्ड वाले लेके पहुंचने लगे कि ये भी गवर्नमेंट बंद कर दी थी। अभी चालू है कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये एक बड़े जनता तक जो है इसकी पहुंच रही है। बहुत फ़ायदा हुआ है इससे जो है। तो ठीक है, तो अगर ये यहाँ दिल्ली पूछ सकता है कि उड़ीसा राज्य भी पूछ सकता है, नवीन पटनायक है ना। हाँ, तो ये स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम है। ठीक है, 5 परिवार को लिया जाता है। ठीक है, 5 लाख का जीवन बीमा है। इसमें डेट अभी नहीं आता। स्कीम एक दिन अलग क्लास ले लेंगे हम पूरी स्कीम की, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आयुष्मान का हो गया, और ये आपका मनरेगा हो गया, और जो भी महत्वपूर्ण है कम से कम 20-25 स्कीम जो है जो डायरेक्ट पूछ सकता है, उसका ले लेंगे। इसको तो मैंने बताया था, आप पढ़िए और बताइए। जीडीपी को 2 भिन्न तरीक़ों से व्यक्त किया जाता है, सांकेतिक जीडीपी और कल ही बताया था। हाँ, वास्तविक जीडीपी, प्रतात्मक जीडीपी, परिकलित जीडीपी। देखिए वो क्या है, एक तो दे दिया है ना, नॉमिनल जीडीपी संकेत कर रहा है, और दूसरा क्या होगा? और बताइए कल सब लोग वही फिर से पढ़ लीजिए। कल मैंने बताया था, हमने बताया था एक बेस ईयर पर नापा जाता है, एक चालू वर्ष पर नापा जाता है। सही आकलन कौन बनाता है? जो बेस ईयर पे, हाँ, रियल जीडीपी इसको बोलेंगे, जो बेस ईयर पर नापा जाता है। हमने ये बताया था कि यार बाद वाले पे नापेंगे तो बढ़ा दिखाएगा जीडीपी। तो ये सांकेतिक और नॉमिनल जीडीपी होता है जो चालू वर्ष में, जैसे अभी 2020-21 का नाप ले, जीडीपी बढ़ जाएगी अचानक से, गवर्नमेंट बता देगी 3% बढ़ गई जीडीपी। ठीक, लेकिन जो स्थिर कीमत है, जहाँ इन्फ्लेशन का एक मानक होता है कि चलिए 10 रुपये है तो 10 से 15 और 10 से 8 भी ना हो, तो एक स्थिर मानक मान के, ठीक है, वो माना जाता है, वो आधार वर्ष होता है, वो वास्तविक बताता है जीडीपी का। ये नहीं, वो चालू हो जाएगा, उसमें मुद्रास्फीति, महंगाई सब शामिल होती है, तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसे वर्ष के लिए जाता है जहाँ की, हाँ, पिछला कोई वर्ष, जैसे 11-12 का भी आकलन ही हो रहा था, तो वो एक स्थिर कीमत माना जाता है, जहाँ ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो ना कम हो, एक बैलेंस चीज़ होती है, तो उसको आधार मान लेते हैं कि इस आधार पे गणना होगी, और कुछ उसका वो नहीं है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें होती जाएगी, तो वो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इस गवर्नमेंट ने एक खेला यहाँ पे किया था, नॉमिनल पे नाप के दिखा दिया था, मार्केट फैल गया, जीडीपी बढ़ गई है, लोग पता नहीं क्या, जीडीपी बढ़ गई तो बढ़ गई। ये क्वालिटी, 2 चीज़ होता है, एक क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है। तो ये सिर्फ आपकी मात्रा बताती है, ठीक है,
इसका गुण नहीं बताती। जैसे एक होता है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, पता नहीं आएगा कि नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। एक आर्थिक विकास होता है, एक आर्थिक, कम से कम टर्म्स तो जानते रहोगे सर, 5 क्लास में बहुत कुछ पढ़ा दिए, क्यों? और कहीं पढ़ना देख लेना कितना कॉन्सेप्ट 5 क्लास में मिला है कि नहीं मिला है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ये सिर्फ कुछ सीमित चीज़ों को बताता है, समृद्धि की बताता है। जैसे आय को बता दिया, इसमें जीडीपी आ सकती है, जीडीपी बढ़ गई, आर्थिक समृद्धि भारत का बढ़ गया। विकास नहीं, विकास में बहुत चीज़ें आ जाएगी। विकास कब होगा? अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास पैसा आ गया या तो बहुत सारा अनाज पैदा हो गया तो मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। उसमें क्या क्या नापा जा सकता है? उसमें शिक्षा देखा जाएगा, क्या स्वास्थ्य देखा जाएगा, हाँ, और उसके बाद आय तो एक मानक है ही जो जीडीपी दिखाता है आर्थिक समृद्धि में। उसके बाद सांस्कृतिक चीज़ें देखी जाती है, पर्यावरण देखा जाता है। जब सब सही चीज़ होगा तब विकास कहेगा ना। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर है। वो आर्थिक समृद्धि जो होता है वो जीडीपी दिखाता है, ठीक है। पहले यही कॉन्सेप्ट था शुरू में, फिर जब वैज्ञानिक और आगे बढ़े, रिसर्च होने लगी, तो वे बोले कि ये ज़रूरी थोड़ी है जिसके पास पैसा हो बहुत सुखी हो, सारी चीज़ें तो है नहीं, उसका विकास अलग चीज़ है ना। मेरे पास पैसा है, मैं खा पी कर आराम से लेटा हूँ, पेट ये है, बीमारी तमाम तरीके की, ना बोल पा रहा हूँ कुछ ना, तो पैसे से वो तो विकास नहीं दिखा रहा है ना। तो विकास में क्या होगा? मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो, शिक्षा भी हो, ठीक है, चीज़ें को समझने की क्षमता भी हो, सारी चीज़ें हैं, स्किल हो हमारे पास, पर्यावरण अच्छा हो वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि आप तालिबान में चले जाइए, खूब पैसा हो तो कहिएगा हमारा खूब वृद्धि हो रहा है, कहीं नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे, हाँ, बोल नहीं पाएंगे, स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो विकास काहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है, ये सब मेंस के टॉपिक है, जीडी में नहीं है। देखिए कितनी, ये गड़बड़ हो गया क्या कुछ? समझ में आ गया? ये कल ही बताए थे, लेकिन आप लोग इसका मतलब रिवीजन नहीं किए हैं ना। फिर बताइए, जीडीपी भरमार है हमको लगता है। वास्तविक जीडीपी किस देश की क्या मतलब क्या मापता है? अभी बता दिए, हम देखे भी नहीं थे अगले वाली। हाँ, बैंक लेन देन, किसानों की आय, आर्थिक उत्पादन और उद्योगपतियों की संपत्ति। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको आप समझे होंगे तो आप ये आंसर बताएंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग आंसर बताएंगे। क्या ऑप्शन होगा? सिर्फ ये हमने बताया कि जीडीपी सिर्फ उत्पादन की बात करती है, ठीक है, सिर्फ उत्पादन की बात करती है, कोई डाउट नहीं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जीडीपी से, कल से आज तक 7-8 क्वेश्चन हो गए और संयोग, इसीलिए मैंने पहले जीडीपी को बता दिया। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक, अब यहाँ पूरा आरबीआई पढ़ा दें? टाइम है 10 मिनट है कि नहीं? हाँ? एक यंग हिल्टन कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की। हाँ, और ये यंग हिल्टन, ये कमेटी की सिफारिश यार पहले था तो अरे हेड क्वार्टर अलग चीज़ है, ये कमेटी है, बताएंगे अभी। लो लिख देते हैं, मुंबई घूमने का मन है तो घुमाओ का है। अब यहाँ पे देखते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ, ठीक है। 2 क्वेश्चन बना, एक इसका गठन कब हुआ? 1935 में, ठीक। यंग हिल्टन कमेटी और मुख्यालय हो गया, और डी पूछेगा तो कौन सा एक्ट था? 1934 का, ठीक है।
आरबीआई बता रहे, एसबीआई वाला फंक्शन बाद में बता देंगे। अभी आरबीआई का फंक्शन बहुत बड़ा है ना, अभी ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं समझ में आएंगे। इसको इरेज कर दें। देखिए क्या आरबीआई को क्या क्या कहा जाता है, सरकार का बैंक, भाई पैसा लेती है सरकार का बैंक तो है ही, ठीक है। बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों पर नियंत्रण रखती है, वहाँ पे पैसा देती है। तो इस प्रकार इसके कुछ नाम हैं, ठीक है। कार्य में इसका आप देखेंगे, बैंकों पर नियंत्रण करता है ना, वही करता है। साख सृजन, ठीक, साख सृजन, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए किन उपकरणों के माध्यम से पूरे मार्केट को जो है कि ये बैलेंस करता है। जैसे हमने बताया कि सरकार बजट घाटा, बजट बताया हमने, तो बजट बताया तो एक हाथ से पैसा लेती है, एक हाथ से देती है। दोनों लड़के दे रहे हैं, राजस्व वाला, पूंजीगत वाला में भी राजस्व वाला जो दे रहा है हर महीने दे रहा है, हर महीने हर महीने खर्चा हो रहा है शिक्षा पे, ये वो। पूंजीगत वाला कभी कभी दे रहा है, तो पूंजीगत वह भी 1.5 करोड़ बहुत लंबे समय लगता है, लंबे समय बाद फ़ायदा देगा, ठीक। उसी प्रकार बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई कुछ अपना उपकरण लिए हुए है जिसके माध्यम से पूरे मार्केट को नियंत्रित करता है कि मार्केट में कितना पैसा फ्लो करना है, कितना पैसा खींचना है, उन्हीं उपकरणों के माध्यम से करता है, ठीक है। उन उपकरणों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वही मेन है, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इसके उपकरण है, ठीक है। बैंक दर, ये सारी चीज़ें इसी पे चर्चा करेंगे। ये सब तो आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है, हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया। क्या क्या बताएंगे, पेट वाली बैच में देख लो, बहुत डिटेल बताएं और क्लियर करना। हाँ, और बैंक दर, बैंक रेट, ठीक। आप सब लोग जीडी के लिए हैं और कोई एग्ज़ाम? FCI का है, CISF का, अच्छा जीडी के तहत ही होगा ना उसमें। तो फिजिकल रूटीन में है? नहीं, मतलब आप लोगों का रूटीन चल रहा होगा ना। ऐसे 5 ही किलोमीटर है क्या? एक फॉरेस्ट गार्ड होता है उसमें 25 किलोमीटर मांगा है, उसमें कैसे वजन लेके भी दौड़ना होता है, हमके लड़के कैसे दौड़ लेंगे? अच्छा, ये कॉन्फिडेंस होता है। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। चलिए देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। देखिए ये हो गया आरबीआई, ध्यान से सुन लीजिए 5 मिनट। मोबाइल पहले नंबर तो आप लोग मोबाइल साइलेंट रखा करिए ना, क्लास से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, ठीक है। ये जीवन बनाने वाली चीज़ें हैं। देखिए बैंक जो होता है, बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये है, ये 100 रुपये ध्यान रखिएगा लास्ट तक, ठीक। बैंक कुछ पैसा नगद में आरबीआई के पास जमा करता है, ठीक। 23 रुपये 24 रुपये उस परसेंटेज में मान लेते हैं कि 100 रुपये है तो मान लीजिए ये देर चेंज होता रहता है, ठीक। 23 रुपये 50 पैसे मान लो वर्तमान। ये आपको समझाने के लिए हम डायरेक्ट, यार ये तो 24 ले लेते हैं, ठीक।
कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंक अपना वह भाग जो नगद रूप में आरबीआई के पास रखता है, वो सीआरआर हो गया। कोई दिक्कत? बस इतना, ठीक। एसएलआर क्या होता है यही समझाएंगे। एसएलआर, बैंक अपना कुछ भाग आरबीआई के पास नगद और सोना चांदी किसी भाग में, नगद प्लस सोना चांदी या अन्य प्रपत्ति जो होते हैं, ठीक है, अन्य प्रपत्र के रूप में आरबीआई के पास जमा करता है, वो क्या होता है? एसएलआर। उसमें कैश दिया है, सी माने कैश, वो नगद में ही रहेगा आरबीआई के पास, ठीक है, वो नगद में रहेगा। एसएलआर में जो है कि नगद के अलावा सोने में रह सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, जैसे चेक होता है वैसे बॉन्ड होता है, उसकी भी वैल्यू होती है, ठीक है, कि ये बॉन्ड जमा कर दें, ये 1 करोड़ का बॉन्ड है, ठीक है, उसकी उस बॉन्ड की वैल्यू होती है, 1 साल में हमको 5 करोड़ देगा, वो प्रपत्र होता है, उसको बोलते हैं। जैसे चेक होता है वैसे कागज़ की तरह सब होते हैं, उनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। सीआरआर एसएलआर में कोई बहुत सरल भाषा में है, इससे सरल नहीं हो सकता। समझ में आया सीआरआर एसएलआर? अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इसको इरेज कर दें, अभी ज़रूरत पड़ेगी पूछेंगे। इतना समझ में आ गया, जैसे जीडीपी का हो रहा है ना, वैसे बैंकिंग का जितना आएगा सब हो जाएगा, सिर्फ इतने 10 मिनट कॉन्सेप्ट में। रेपो रेट, अब देखो ये बैंक हो गया, बैंक जिस दर पर आरबीआई से, यहाँ हम आरबीआई मान लेते हैं, जिस दर पर, हाँ ठीक है, आरबीआई ऐसे तो देगा नहीं पैसा, कैसे देगा? कुछ लेगा ना, तो कुछ कहेगा तुम मेरे वजह से अभी आपको कहीं पैसा लेना हुआ, किसी के पास जाएंगे तो सोना चांदी कुछ रखवाएगा ना, कहेगा कि ऐसा इतना दो तब हम इतने ब्याज पैसा देंगे, तो वो सामान रखवा लेता है और पैसा दे देता है, अब बोलता है हम ब्याज भी लेंगे। वही है रेपो रेट। समझ में आ रहा है ना? ये कुछ अपनी संपत्ति बैंक यहाँ पे रख देंगे, इनके पास पैसे की ज़रूरत है, कुछ नहीं जो है इनके पास प्रपत्र, हाँ साहब, ये मार्केट है, ध्यान से समझो। बैंक अपना कुछ यहाँ पे जमा करता है आरबीआई के पास, ठीक है, और जिस दर पर आरबीआई इसको ऋण देता है वही क्या होता है? रेपो रेट होता है। अगर ये कम रहेगा, मान लीजिए कि 2% है, तो इसके पास इसको पैसा कम देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा तो ये मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो करेगा, लोगों को खूब उधार बांटेगा, तो लोग उधार लेंगे, जाकर निवेश करेंगे, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो यहाँ से जो है मार्केट से जो है कि खूब सामान खरीदेंगे। जब मांग करेंगे ना, मार्केट में पैसा आया कि नहीं, मार्केट में खूब पैसा आ गया, खूब निवेश हो रहा है, सब सामान खरीद रहे हैं खूब बढ़िया सा, ये डिमांड हो रहा है, पब्लिक डिमांड कर रही है, तो यहाँ सप्लाई बढ़ेगी। देखो कैसे नियंत्रित करता है, ठीक। अगर उसको लगा कि महंगाई ज़्यादा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इसको खट से बढ़ा देगा, कहेगा बहुत सस्ता ले जा रहे, चलो हम 4% कर देते हैं। अब इनकी हवा ढील हो गई, अब हमको इतना देना पड़ेगा, ऐसा करते हैं यहाँ से खींचो पैसा मार्केट से। भाई इससे बढ़ा के देंगे तभी तो फायदा होगा, जब 4 यहीं से पा रहे हैं तो पब्लिक पास पैसे ही नहीं जा पाए, खींच लेंगे पूरा, क्या हुआ? अब नियंत्रित हो गया ना। तो इसका घटना का मतलब ये है कि मार्केट में पैसा ज़बरदस्त है, लोगों के पास पहुंच रहा है, और गवर्नमेंट जान गई कि महंगाई है तो आरबीआई इसको बढ़ा देती है, इसीलिए कहता है ना रेपो रेट बढ़ा दो, किस लिए? कि मार्केट से पैसा खींच लो। समझ में आया? ठीक। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ये होता है कि जो बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा की है, ठीक है,
आरबीआई उसको ब्याज देगी। ठीक, जैसे इनके पास पैसा ढेर सारा है, 100 रुपये था, 23 रुपये मान लो CRR में जमा कर दिए, 20 रुपये SLR में जमा कर दिए, तो कितना हो गया? ऐसे जोड़ो मोटी मोटा, 23 और 24 47 हो गया। अब इनके पास 53 रुपये बचा है। ठीक, तो इनको लगा कि ऐसा है कि पैसा यहाँ पे कुछ जमा कर देते हैं, 20 रुपये जमा कर देते हैं, यहाँ से हमको ब्याज मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा है, जमा कर दिए, आरबीआई के पास है, लगातार ब्याज ले रहे हैं, रिवर्स रेपो हो गया। तो जो बैंक आरबीआई के पास जमा किए हुए हैं उस पे जो आरबीआई उनको ब्याज देता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक, और जो लेता है वो रेपो रेट। अगर इसको बढ़ा देगा तो बैंक में पैसा जो है कि यहाँ मार्केट में कम हो जाएगा, और घटा देगा तो बैंक फ्री हो जाएंगे, पैसा उनके हाथ में ज़्यादा रहेगा, खूब बांटेंगे। ठीक है, ये अल्पकालीन के लिए होता है रेपो रिवर्स रेपो। और जो आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण देता है, ब्याज देता है, वो बैंक रेट हो जाता है। बैंक रेट का कॉन्सेप्ट अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है जब से ये लोग आए हैं। ठीक, रेपो और रिवर्स रेपो को मिला के LAF कहा जाता है। ठीक, हमने क्या बताया? CRR जो बैंक कैश रूप में जमा करते हैं, आरबीआई SLR कैश के अलावा नगद रूप में सोना चांदी है। रेपो रेट का मतलब ये है कि जो आरबीआई जिस ब्याज पर बैंकों को देता है। ठीक, अगर वो बढ़ गया तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, घट गया तो मार्केट में पैसा जाता है। रिवर्स रेपो का रेट क्या है कि जो आरबीआई उनको ब्याज देता है। जैसे उसके पास कुछ पैसा बचा है तो आरबीआई के पास रख दिया, आरबीआई के पास मान लीजिए 20 रुपये रख दिया, तो लगातार उसको ब्याज मिल रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, ये तो इसको देना पड़ेगा ना ब्याज। ये अब जब संपत्ति यहाँ पे रखेगा तो आरबीआई को देना पड़ेगा रिवर्स रेपो रेट में। भाई कोई सामान रखेगा, ब्याज मिलेगा तभी तो रखेगा। रिवर्स रेपो सामान रखा हुआ है, पैसा कमा रहा है, 4% 5% मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा, काहे लोन लेगा। अगर ये कम है, इसको 2% देना है तो 3% पर लोन बांटेगा। पता लगा 4% इसको भी देना है तो 5% मार्केट में पैसा नहीं होगा। तो समझ में आ गया? कहेंगे तो कल लिखवा देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसी 2-4 क्वेश्चन कल लगा देंगे। देखिए 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन हमने आपका टॉपिक कंप्लीट किया है, ये मेरा टारगेट था। ठीक है, धन्यवाद।